हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार ऋषि क्लासेस के 11th एंड 12th ब्रांच में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा क्लास 11th का मैथमेटिक्स है, उसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम चैप्टर 1 के लिए सेट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हमने ऑलरेडी पिछले 4 क्लासेस में बहुत सारी चीज़ों पर बातें कर लिया है और इस क्लास में हम अपने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 3 को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक का हमने चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। तो इस क्लास में हम 4th क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो चलिए अपने इस क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो, इस बात को ध्यान से सुन लो, चीज़ों को समझ लो। हमने ऑलरेडी पिछले क्लासेस में बहुत सारी चीज़ों पर बातें किया है, जैसे कि हमने समझा था कि सेट्स क्या होते हैं, सेट्स में हम कैसे एलिमेंट्स को डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि वह बिलोंग कर रहा है या नहीं बिलोंग कर रहा है। उसके बाद हमने इसमें समझा था कि हम कैसे भी किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके लिए हमने 2 मेथड समझा था। हमने आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझाया था, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को हमने देखा था और उसी के बेस पर ही अब हम उसका ही कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। ठीक है, हमने अपने एक्सरसाइज 1.1 तक बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है, तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यह बात कह रहा है कि हमारे पास ठीक है, हमारे पास दिया गया है कि रोस्टर फॉर्म में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, सेट्स दिए गए हैं और उन्हें हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बुक और कॉपी आप लोग लेकर बैठे रहिए। ठीक है, मैंने आपसे पिछले क्लास में ही कहा था कि बुक और कॉपी आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर क्वेश्चंस बस बताऊँगा और चीज़ों को समझाता चलूँगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बात बोला गया है कि हमारे पास अगर पहले के क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन के अंतर्गत हम पहले क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेट दिया गया है। सपोज करते हैं कि हमारे पास सेट ए है। तो यहाँ पर आप अगर लिखने का तरीका भी सीखना चाहते हैं तो चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ। गिवन दैट हमारे पास क्या दिया गया है, गिवन दैट एक सेट दिया गया है ए, जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9 एंड 12 दिया गया है। ठीक है, ये हमारे पास 4 एलिमेंट हैं। अब इन 4 एलिमेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, अपने इस दिए हुए सेट, यानी कि यह जिस फॉर्मेट में दिया गया है, कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, यह हमारे पास रोस्टर रिप्रेजेंटेशन या रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड में, इसको हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यह क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। तो अब इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें पता है कि रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और जब सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है तब उसे हमें प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना रहता है। ठीक है, इट मीन्स दैट कि वो सेट जो है वह पूरी तरीके से प्रॉपर्टी बेस्ड हो जाता है, कि उसमें ऐसे सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, तो देखिए अब इसके पहले प्रॉपर्टी को हम समझना अगर शुरू करते हैं तो इस मतलब जैसे नंबर्स से खेलना आपको आना चाहिए। धीरे धीरे करते हुए आप सीख भी जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको नंबर से खेलना आना चाहिए। कहने का क्या मतलब है, आप इस पूरे सेट को जब ध्यान से देखेंगे तो ये जो 3 लिखा गया है यह 3 into 1 है, यह जो 6 लिखा गया है यह 3 into 2 है, यह जो 9 लिखा गया है यह हमारे पास 3 into 3 है और यह जो 12 लिखा गया है यह 3 into 4 है। ठीक है, तो इट मीन्स दैट अगर इस सेट को हम कुछ इस प्रकार से लिखना चाहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं कि x सच दैट x। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम सच दैट को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि x ही आप लिखें, y भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंटेंस में ना लिखते हुए ऐसे भी लिख लिया जाए, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3 into n। ठीक है,
जहाँ पर मैंने बताया कि n जो है वह नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है एंड साथ ही साथ हमारे पास क्या है, यह जो n है वह लेस और इक्वल टू 4 है। अब देखो इस प्रॉपर्टी को जब आप ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आप क्या करिए, एक बार तो पहले प्रॉपर्टी लिख लीजिए। अगर आपको डाउट हो रहा है कि क्या यह जो हमारे पास दिया हुआ सेट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, तो उसे एक एक करते हुए चेक भी कर लीजिए। कैसे चेक होगा आइए दिखाता हूँ। देखो चेक कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास वो उन सभी x का हमारे पास कलेक्शन होना चाहिए जो x जो है वह 3n के बराबर होना चाहिए, और यह जो n है वह नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, और यह जो हमारे पास n जो है वह 4 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए, यानी कि लेस और इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो एक एक करते हुए चेक भी कर लेते हैं। तो एक हमने x लिया जो कि 3 इंटू n के बराबर है, और मैंने यहाँ पर मान लिया कि n जो है वह नेचुरल नंबर यानी कि 1 है और यह 4 से छोटा भी है। तो अब एक एक करते हुए पुट करते हुए देख लेते हैं। तो ये हमारे पास 3 इंटू 1 यानी कि हमारे पास 3 मिल चुका है, ये हमारे पास टर्म आ चुका। ऐसा ही हम अगर n इज इक्वल टू 2 रख लेते हैं तो हमारे पास जो x सेकेंड टर्म हमारे पास होगा वह 3 इंटू 2 मिलेगा। इट मीन्स दैट यह हमारे पास 6 मिलेगा, तो यह भी टर्म आ चुका है। अगर हम n इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो यह हमारे पास x इज इक्वल टू 3 इंटू 3 मिल जाएगा। इट मीन्स दैट यह 9 मिल चुका है, तो यह भी हमारे पास हो गया। n इज इक्वल टू अगर हम 4 लेते हैं तो x इज इक्वल टू हमारे पास 3 इंटू 4 हो जाएगा। यहीं पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ध्यान रखना, इसी पॉइंट पर ही मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 12 जो कि इस सेट से एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। अगर हम n इज इक्वल टू 5 लेते हैं तो यह x इज इक्वल टू 3 इंटू 5 मिलेगा, और यह हमारे पास 15 बन जाएगा जो कि इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है। और हमें n जो है वह 5 जब हमने ले लिया, 5 ले लिया, तो यह 4 से ग्रेटर देन हो चुका है, जबकि हमें n जो है वह लेस और इक्वल ही रखना है। इट मीन्स दैट कि हम 5 तो ले ही नहीं सकते, तो 15 हमें एलिमेंट्स को बिलोंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। बात समझ में आई ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जो हमने कंडीशन लिखा है या जो हमने प्रॉपर्टी लिखा है, यह हमारे इस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पर मैं इन चीज़ों को इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि ये बस समझाने के लिए आपके लिए था, ठीक है। और जो आपको बुक नोटबुक में लिखना है वो मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या लिखना है, ठीक है। एक बारी मैं इसे इरेज कर दूँ, ये तो बस समझाने के लिए था, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप इस सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। गिवन दैट दिस गिवन सेट, ठीक है, दिस गिवन सेट इज इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म, एंड आवर एम is to represent in set builder form या मेथड, ठीक है। और ये हमारे पास सेट हमने इस प्रकार से लिख दिया। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। बहुत ज़्यादा समय नहीं देने की ज़रूरत है, बस आप लोगों को प्रॉपर्टी समझ में आना चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ जा रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ओके, आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास अब सेंटेंस को आप ऐसे ही लिखते चलेंगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट बताता चल रहा हूँ। हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास सेट बी दिया गया है, वो क्या है 2, 4, 8, 16 एंड 32 दे दिया गया है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स का कलेक्शन ये हमारे पास दे दिया गया। अब इस एलिमेंट के कलेक्शन को ध्यान से देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे। ओके, मैं एक बारी पहले चेक कर लूँ क्या वीडियो चल रहा है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हाँ चल रहा है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि वीडियो स्टार्ट ही नहीं किया गया होता है, और वीडियो शूट स्टार्ट मतलब उधर से स्टार्ट नहीं किया गया होता रिकॉर्डिंग, और यहाँ पर आकर बनाने पर जब बना लेते हैं 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे का वीडियो, जब उसके बाद देखते हैं तो पता चलता है ओह हमने तो वीडियो ऑन ही नहीं किया था और उस समय तो भाई मत पूछो यार क्या फील आता है। यहाँ पर देखते हैं ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये प्रॉपर्टी को समझना है कि ये प्रॉपर्टी में ही हमें लिखना है। तो ये जो टर्म्स दिए गए हैं ये प्रॉपर्टी यहाँ से हम निकालेंगे कि कैसे प्रॉपर्टी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 × 1 हमारे पास है, यहाँ देखा जाए तो 2 × 2 दिया गया है, यहाँ पर देखा जाए तो 2 × 4 दिया गया है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखा जाए तो 2 × 8 दिया गया है, यहाँ पर देखा जाए तो 2 × 16 दिया गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कुछ खास प्रॉपर्टी बन नहीं पा रहा है, ठीक है। मैं एक्चुअली जानता हूँ कि क्या प्रॉपर्टी है, बस यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसे भी चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा प्रॉपर्टी तो नहीं बन पा रहा है कोई, ठीक है। वैसे एक छोटा सा करेक्शन करेंगे तो यहाँ से भी प्रॉपर्टी बन जाएगा, लेकिन हम दूसरे तरीके से देख लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी बना लेता, अभी आगे चलते हुए एक स्टेप और मैं लिखता तो प्रॉपर्टी बन जाता, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार यही प्रॉपर्टी ही आपको देखने को मिले, इसलिए मैं इसे बदल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 के पावर 1 रखेंगे तो हमारे पास 2 मिल जाएगा। अगर हम 2 के पावर 2 रख देते हैं तो 4 मिल जाएगा। अगर हम 2 के पावर 3 रख देंगे तो 8 मिल जाएगा। अगर हम 2 के पावर 4 रख देंगे तो 16 मिल जाएगा। अगर हम 2 के पावर 5 रख देंगे तो 32 मिल जाएगा। 2 × 2 × 2 आप लोग जानते ही हैं ना, अब इतना तो छोटे बच्चे नहीं रह गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो केवल 2 मिलेगा, यहाँ पर देखेंगे तो 4 मिल जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 8 मिल जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 16 और यहाँ पर देखेंगे तो 32 हो जाएगा, ठीक है। तो वही कलेक्शन हमने लिख दिया। अब इसी सेट को यहाँ पर हम लिख लेंगे कि दिस सेट इज इन रोस्टर फॉर्म एंड आवर एम इज टू रिप्रेजेंट दिस सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसलिए इस सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y सच दैट y इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 2 raised to the power n, ठीक है। क्या लिखेंगे 2 raised to the power n, जहाँ पर हमारे पास n जो है वह नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर यह भी हम बता सकते हैं कि n जो है वह लेस और इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि 5 से छोटा या उसके बराबर ही है, ठीक है। कई बुक में आप देखेंगे तो यही जो सेट लिखा हुआ वो इस प्रकार से लिख दिया जाता है, लेस देन 6, ठीक है। तो इसका भी मतलब यही है, और जब मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो इसका भी मतलब यही है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि अगर आंसर की में कुछ अलग दिया गया है तो ओके, तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, ठीक है। यहाँ पर 5 लिख दिया जाए, लेस देन का आई मीन इक्वल का साइन हटा दिया जाए तो वह भी वही बात करेगा, ओके। आइए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब जब आगे बढ़ते हैं तो क्या बात बोला गया है, अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बात बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो 3rd क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा तेज़ी से मैं लेकर चलूँगा, बस आपको समझाने की ज़रूरत थी पहले कि कैसे कैसे बातें बोली गई हैं। अब यहाँ पर C हमने सेट नाम दे दिया और यहाँ पर हमारे पास टर्म्स लिखा गया 5, 25, 125 एंड 625, ये हमारे पास टर्म्स लिखे गए, ठीक है। अब इसे भी हम ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे आप लोग कि यहाँ पर 5 के पावर 1 लिखा गया है, यहाँ पर देखेंगे तो 5 के पावर 2 लिखा गया है, यहाँ पर देखेंगे तो 5 के पावर 3 लिखा गया है, यहाँ पर देखेंगे तो 5 के पावर 4 लिखा गया है। 5 का एक बार लिखा गया है, पावर 1 लिखा गया है, तो यानी कि 5 का एक ही बार मल्टीप्लाई होगा तो 5 मिलेगा, 5 का 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 25 मिलेगा, 5 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 125 मिलेगा, 5 का 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो 625 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा एक क्वेश्चन था, आप लोग खुद से भी इसे कर सकते थे लेकिन मैंने जानबूझकर लिखवा दिया। तो इस सेट को हम कैसे लिखेंगे आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट हमारे पास दिया गया, ओके, मैंने समझा दिया है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4th नंबर के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास D एक सेट दे दिया गया है और इस सेट में क्या बात बोला गया है, 2 4 6 दिया गया है, 2 4 6 एंड सो ऑन दे दिया गया है, ठीक है। अगर ये बात यहाँ पर ना लिखी गई होती, इसका एक इम्पोर्टेंस है, ये बात अगर यहाँ पर ना लिखी गई होती तो मैं इस क्वेश्चन को कराता भी नहीं, लेकिन अब यहाँ पर डॉटेड बना दिया गया है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसे कैसे लिखा जाएगा आइए देख लेते हैं। बहुत ही इसे हम देखो, कई बार ऐसा सेट होगा ना जिसे हम एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी देख सकते हैं, ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर इस सेट को हम देखना चाहते हैं तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज सच दैट x, ठीक है, x इज सच दैट x इज एन, ठीक है, इवन नेचुरल
नंबर, लेकिन यह थोड़ा सा गलत होता, क्योंकि जब हम इवन की बात करते हैं तो हम नेचुरल नंबर्स पर बात नहीं कर पाते। ठीक है, ये तो बातें हम सभी जानते हैं कि हम इवन पर जब बात करेंगे तो नेचुरल नंबर पर बात नहीं कर पाते, इसलिए यूजुअली ये हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है यह गलत हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये भी तरीका लिखा जा सकता है। ठीक है, आइए बात करते हैं दूसरे तरीके पर। ये बस आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 2 का अगर 1 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 मिलेगा, 2 का अगर 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 मिल जाएगा, 2 का अगर 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 8 लिखा हुआ देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हम 2 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिल जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो 10 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी लिखने का तरीका होगा, और यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ओके, तो आप लोग समझ चुके हैं कि ये इवन नंबर की बात कर रहा है, तो इसलिए अगर इसके प्रॉपर्टी को हम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट x इज इक्वल टू क्या है, 2n है। ठीक है, जहाँ पर where n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड यहाँ पर n जो है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, n हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और यहाँ पर n को हमें लिमिट देना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते चलेंगे तो n इज इक्वल टू 1 मैंने रखा तो यहाँ पर हमारे पास 2 मिल जाएगा, अगर n इज इक्वल टू मैंने 2 रख दिया तो यहाँ पर हमारे पास 4 मिल जाएगा, n इज इक्वल टू 3 मैंने रख दिया तो यहाँ पर 6 मिल जाएगा, n इज इक्वल टू 4 मैंने रख दिया तो 8 मिल जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारे पास टर्म्स मिलते चले जाएंगे। ओके, तो इसलिए ये हमारे पास टर्म्स हो गए। और यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोल दिया कि n जो है वह नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं, तेजी से थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास है 149 एंड डॉट 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 यहाँ पर 100 दिया गया। ठीक है, तो इस सेट को आप पूरी तरीके से एक्सपेंड भी कर सकते हैं, या फिर आपको ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर आप लोग अगर ओरली समझ पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 के पावर 1 अगर हम लगाते हैं तो 1 मिल जाएगा, अगर मैं यहाँ पर 2 के पावर 2 लगा दूँ तो 4 मिल जाएगा, अगर यहाँ पर मैं 3 के पावर 2 लगा दूँ तो 9 मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 149, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, अगला टर्म तो 16 आ गया, यानी कि 4 के पावर 2 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास 25 आएगा एंड सो ऑन, आगे चलते जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट टर्म है वह 10 के पावर 2 लिखा गया, यानी कि 100 लिखा गया। तो 1 के पावर 1 लिखूँ या फिर 1 के पावर 2 लिखूँ, बात एक ही है। तो ये हमारे पास क्या बन चुका है, एक सीरीज बन चुका है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा आपको। ठीक है, फिलहाल यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझाना चाह रहा हूँ कि एक सीरीज बन जा रहा है, एक सीक्वेंस बन जा रहा है कोई। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम अगर इसे लिखना चाहते हैं तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास जो सेट है वह x सच दैट x है। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास n का स्क्वायर है, जहाँ पर n क्या है, n हमारे पास नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पर n जो है वह 10 के बराबर है, 10 के इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लेस और इक्वल टू 10। ठीक है, बातें समझ में आ चुकी होंगी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं, आप एक एक करते हुए वैल्यू को चेक भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर भी बातें कर लिया। आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, तो 5वें क्वेश्चन के सोल्यूशन पर बात कर रहे हैं। अब 5वां क्वेश्चन हमारे पास क्या बात बोला गया है कि हमें अच्छा ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आसान है, आइए देख लेते हैं फटाफट से, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाले क्योंकि हम ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो हमारे पास सेट ए दे दिया गया है और यह सेट क्या दिया गया है कि x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ऑड नेचुरल नंबर जब बोल दिया गया तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी तो लिख ही सकते थे भाई, x सच दैट x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर हमने लिख दिया। ओके, अच्छा हाँ, ये बात मैं थोड़ा सा गलत बोल गया था कि एक्चुअली हम जो ऑड और इवन पर बात करते हैं तो वो नेचुरल नंबर ही होता है, क्योंकि निगेटिव में तो हम ऑड एंड इवन पर बात ही नहीं करते। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं, चीज़ों आप लोगों को समझ में आने लग जाएंगी। ये बातें तो बहुत ही बेसिक से हैं। ठीक है, आप लोग को ऐसे भी जानते होंगे और गलती तो पकड़ ही लेंगे। ओके,
अब यहाँ पर हमारे पास जब यह ऑड नंबर पर बात कर रहा है तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन। ठीक है, यह हमारे पास ऑड इवन नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे पास सेट बी दे दिया गया है, यहाँ पर हमारे पास x सच दैट x बोला गया है और यह एक इंटीजर है। ठीक है, x जो है वह एक इंटीजर है और वह ये जो हमारे पास x है वह क्या है, एक इंटीजर है और यह जो x है वह ग्रेटर और इक्वल टू है -1/2 से एंड लेस, अच्छा ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2 है। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास -0.5 से x बड़ा है और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4.5 से x छोटा है। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि x जो है वह एक इंटीजर है, इसलिए हम इंटीजर पर अगर बात करेंगे तो हम जानते हैं कि इंटीजर का सेट कैसा होता है, z इज इक्वल टू, हमारे पास जो z सेट होता है वह क्या होता है, वह 0 होता है, +-1 होता है, +-2 होता है, +-3 होता है एंड सो ऑन होता है। ठीक है, पॉइंट्स में हम बात ही नहीं कर सकते इंटीजर में, तो इसलिए अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो -0.5 से बड़े टर्म्स लेने हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पहले -1 आएगा, फिर उसके बाद हमारे पास 0 आएगा, तो अब यहाँ पर कहीं बीच में क्या आएगा, -0.5 आएगा, तो उससे बड़ा टर्म हमारे पास क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो इसलिए हमारे पास पहला टर्म 0 आ चुका है। दूसरे टर्म पर बात करेंगे तो हमारे पास आएगा +1 आएगा, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास +1 हो गया। दूसरा टर्म तीसरा टर्म हमारे पास आएगा +2, तो यहाँ पर हमारे पास 2 हो जाएगा। अगला टर्म हमारे पास 3 आएगा तो 3 हो जाएगा। अगला टर्म 4 आएगा तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। अगला टर्म हमारे पास 5 आएगा, लेकिन वह 5 जो है वह 4.5 से ग्रेटर देन हो जा रहा है, जबकि हमारे पास x जो है वह लेस देन होना चाहिए, इसलिए हमारे पास सेट यहीं पर ही क्लोज हो जाएगा। ओके, बातें समझ में आ चुकी होंगी। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो यहाँ तक बातें समझ में आ चुकी होंगी, तो आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास थर्ड, यहाँ पर क्या बात बोला गया है, आप लोग बुक में देखते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड क्वेश्चन बोला गया है कि C एक सेट है, कैसा सेट है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, फटाफट से लिखूंगा। ठीक है, x इज एन इंटीजर। ओके, x जो है वह क्या है, एक इंटीजर है, जहां पर x का स्क्वायर अगर हम कर रहे हैं तो वह लेस और इक्वल टू हमारे पास 4 मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें x को खोजना है कि हमारे पास कौन कौन से x इससे बिलोंग करेंगे। तो हम सबसे पहले जब कुछ भी ना समझ में आए तो हमारे पास जो दिया गया डेटा है ना, उसके बेस पर चीज़ों को लिख डालो। तो एक इंटीजर है तो z हमने सेट लिख दिया 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अब हमारे पास जो x है, ठीक है, उन सभी x का कलेक्शन हमें लेना है। जो x जो है वह इंटीजर होना चाहिए और अगर उसका हमने स्क्वायर कर दिया तो वह लेस और इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो शुरुआत ही आप 0 से ही करिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, 0 अगर इस सेट से बिलोंग कर रहा है तो उसका स्क्वायर करने पर वह लेस देन 4 होना चाहिए। तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही मिलेगा, तो यह लेस और इक्वल टू 4 ही है। फिलहाल यहाँ पर इक्वल नहीं बनेगा क्योंकि यह लेस देन है, तो इसलिए यहाँ पर सेट हमारे पास 0 बिलोंग करेगा। ऐसे ही 1 को चेक कर लिया जाए तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 मिलेगा जो कि लेस देन 4 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, ये क्वेश्चन कहाँ पर बच्चे गलत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इंटीजर दिया गया और -1 भी तो बिलोंग कर रहा है। तो -1 का अगर हमने स्क्वायर किया तब भी हमारे पास क्या मिलेगा, +1 मिलेगा और यह लेस देन 4 ही है। तो यानी कि +1 एंड -1 दोनों इस सेट से बिलोंग करेंगे, C से। ठीक है, ऐसे ही चेक कर लेते हैं, अगर हमारे पास 2 हमने ले लिया तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो वह हमारे पास 4 मिलेगा और यह इक्वल टू 4 है, यानी कि इक्वल वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि 2 भी इस सेट से बिलोंग करेगा। सिमिलरली -2 को भी चेक करेंगे तो -2 का जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पर +4 हो जाएगा, यह भी +4 ही है, तो इसलिए -2 भी बिलोंग करेगा। 3 चेक कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा जो कि ग्रेटर देन 4 है, तो 3 जो है वह सेट से बिलोंग नहीं कर सकता। -3 चेक कर लेते हैं, -3 को चेक करेंगे तो +9 मिलेगा और यह ग्रेटर देन 4 है, इसलिए यह सेट से बिलोंग कर नहीं सकता। सो इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे
कि हमारे पास जो सेट के एलिमेंट है वह 0 है, प्लस है, माइनस है, +1 है, -1 है, +2 है, -2 है। ठीक है, ये हमारे सेट के एलिमेंट्स मिलेंगे सी सेट के। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास सी सेट का जो एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, +-1 हो जाएगा एंड +-2 हो जाएगा। ये हमारे सेट के एलिमेंट हो गए। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में यह बात बोला गया कि डी हमारे पास एक सेट है जिसमें, ये तो बहुत ही आसान है, मैं नहीं कराने वाला। ठीक है, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसे समझाया है, एग्जाम्पल के थ्रू भी पहले भी समझाया है, तो इसे मैं नहीं करा रहा। ठीक है, आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ये होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये आप लोग कमेंट करते हुए बताइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 पर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही आसान सा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में समझाया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बात बोला गया है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ। ठीक है, यह क्या है, एक मंथ है ऑफ ए ईयर। ठीक है, ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बात बोला गया है कि जो सेट ई है वह उन मंथ्स का कलेक्शन है, यह उन महीनों का कलेक्शन है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। 31 दिन नहीं होते हैं, उन मंथ्स का हमें कलेक्शन लेना है। तो उन मंथ्स का अगर हमें कलेक्शन लेना है तो वो कलेक्शन कैसे कैसे बनेंगे, तो आइए देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि पहले तो सिंपली आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे पास अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो जनवरी जो होता है वह 31 डेज़ का ही होता है, तो वह इस सेट से बिलोंग करेगा नहीं। तो फरवरी पर आते हैं तो यह हमारे पास या तो 28 डेज़ का होगा या 29 डेज़ का होगा, इसलिए यह इस सेट से बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि 31 डेज़ का नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कितने भी दिन का हमारे पास महीना हो वह इस सेट से बिलोंग कर जाएगा, और अधिकांश बच्चे यहीं पर ही गलती करेंगे। ठीक है, आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप लोग जब भी नाम लिखेंगे किसी भी मंथ का तो वो पूरा नाम लिखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर फिलहाल शॉर्ट में बस समझा दे रहा हूँ। हमारे पास फरवरी हो जाएगा, मार्च तो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी है। ठीक है, आई मीन वो 31 डेज़ का है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास अगला आएगा अप्रैल। अप्रैल के बाद अगर हम मई में जाते हैं तो वह भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वह हमारे पास 31 डेज़ का होता है, तो हमारे पास आएगा जून। उसके बाद हम बढ़ेंगे तो जुलाई हमारे पास 31 डेज़ का ही होता है। ठीक है, और अगस्त भी हमारे पास 31 डेज़ का होता है, तो अगला आएगा हमारे पास सितंबर। ठीक है, तो हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और फिर हमारे पास अक्टूबर भी 31 डेज़ का होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, नवंबर आ जाएगा। ये हमारे पास मंथ्स के नाम हो चुके हैं। ठीक है, ये हमारे पास कलेक्शन हमने लिख लिया। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इसमें हमारे पास बोला गया है, अच्छा ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आप लोगों को टर्म्स समझना है। एफ हमारे पास एक सेट दिया गया है और बोला गया है कि एक्स इज सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट which precedes x, which precedes x, which precedes x। ठीक है, यानी कि x के आगे नहीं जाना, x के पीछे ही देखना है, और वह क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो आप पूरा अल्फ़ाबेट लिख लीजिए। वैसे तो ये तो हमें पता ही है कि अगर हमें k से पहले ही अल्फ़ाबेट्स को लिखना है तो चलो एक बारी मैं बस ऐसे ही लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा A B C D E F G H I J एंड K। तो K हमारे पास सेट से बिलोंग कर नहीं पाएगा क्योंकि K के प्रीसीड लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि कॉन्सोनेंट होने चाहिए, यानी कि A तो बिलोंग कर नहीं सकता, E बिलोंग कर नहीं सकता, A E I बिलोंग कर नहीं सकता। तो ये हमारे सेट से अगर हम हटा देते हैं तो हमारे पास दिया हुआ कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि बिकॉज हम जानते हैं कि हमें कॉन्सोनेंट ही लेने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस प्रकार से सेट बन जाएगा। ओके, तो हमारे पास एफ सेट क्या बनेगा, वो कुछ इस प्रकार से बनेगा बी सी डी। ठीक है, ए हमने हटा ही दिया है तो ये हमारे पास बन जाएगा बी सी डी, और ई आएगा नहीं, एफ जी एच जे बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 5th नंबर का क्वेश्चन भी हो चुका है। आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं अपने 6 नंबर के क्वेश्चन पर।
अब चलिए हम अपने एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। और इसमें क्या बात बोला गया है कि हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। ठीक है, इट मीन्स दैट हमारे पास एक कॉलम ए दिया गया है और एक कॉलम बी दिया गया है। कॉलम ए में क्या दिया गया है कि हमारे पास सेट्स जो हैं वो रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं, और कॉलम बी में क्या दिया गया है कि हमारे पास जो सेट्स हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इनको मैच कराना है कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि कौन से रोस्टर फॉर्म का सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पर मैच कर रहा है। ओके, तो एक एक करते हुए हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यह सिखा दे रहा हूँ कि एक्चुअली इन क्वेश्चंस को एग्जाम में कैसे टैकल करना है अगर आता है तो। ठीक है, तो हम सबसे पहले रोस्टर फॉर्म के एक एक सेट को अच्छे से पहले देख लेंगे। तो जो हम देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 6 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो 2 3 दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो MATHEICS दिया गया है। यहाँ पर 1 3 5 7 9 दिया गया है। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसको भी हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो दिया गया है x is such that x is a prime number and a divisor of 6 दिया गया है। ठीक है, यानी कि 6 के हमारे पास डिविजर्स देखने हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर क्या बात बोला गया कि दिस सेट ऑफ ऑल x such that x is an odd natural number less than 10 दिया गया है। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर देखेंगे तो दिस सेट ऑफ ऑल x है such that x is a natural number and divisor of 6 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर नेचुरल नंबर बोला गया है, यहाँ पर प्राइम नंबर बोला गया है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बोला गया है कि दी सेट ऑफ ऑल x such that x is a letter of word mathematics है। ठीक है, तो जब ऐसा सेट आपको देखने को मिल जाए तो सबसे पहले इसी को ही आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो आसान है। हम सभी जानते हैं कि इसको कैसे लिखा जाएगा। हम जानते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। इसको सबसे पहले अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो m लिखेंगे, a लिखेंगे, t लिखेंगे, h लिखेंगे, e आएगा, एंड m को रिपीट कर नहीं सकते क्योंकि m ऑलरेडी इंक्लूड है, a रिपीट हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूड है, t रिपीट हो नहीं सकता ऑलरेडी इंक्लूड है, बचा क्या i, एंड उसके बाद c हमारे पास आएगा और s आएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे तो हमारे पास d जो क्वेश्चन है वह इससे मैच कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास थर्ड नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, बातें समझ में आ चुकी हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम अगर ध्यान से देखेंगे, हमेशा याद रखना एग्जाम में कभी भी ऐसे मैच ऑफ द फॉलोइंग नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर नंबर कट जाते हैं। आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि कैसे कैसे लिखा जाएगा। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं तो हम किसी भी नंबर्स के सेट को उठा लेते हैं। जैसे ये अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 1 3 5 7 9 लिखा गया है, यानी कि यह क्या है, हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा ऑड नंबर बच रहा है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास बचा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यह ऑड नेचुरल नंबर है और वो भी लेस देन 10 है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फोर्थ है वह हमारे पास बी से मैच कर रहा है। ओके, सिंपल समझ, एकदम सिंपल मेथड से चीज़ों को समझेंगे, कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं करने वाले। ओके, अब देख लेते हैं 2 3 है एंड 1 2 3 6 दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें खोजना है कि कौन सा नेचुरल नंबर है जो कि डिवीजर है 6 का और कौन सा प्राइम नंबर है जो कि डिवीजर है 6 का। तो अब प्राइम नंबर पर पहले बात कर लेते हैं। प्राइम नंबर हम जानते हैं कि 2 3 5 7 11 ये हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी कि अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 1 हमारे पास और 6 जो है वह सेट में इंक्लूड हो ही नहीं सकता प्राइम नंबर के सेट पर। तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारे पास यहाँ पर बिलोंग करेगा और ये हमारे पास यहाँ पर बिलोंग करेगा, क्वेश्चन नंबर सी से। ठीक है, ये तो आसान तरीका हुआ खोजने का, लेकिन समझा देता हूँ कि कैसे हो रहा है। तो देखो, हमें 6 का डिवीजर खोजना है। एक में हमें नेचुरल नंबर देखना है, दूसरे में हमें प्राइम नंबर देखना है। तो 6 का डिवीजर कौन कौन सा हो सकता है? तो 6 का डिवीजर हमारे पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। ये तो हम सभी समझ रहे हैं ना कि कैसे डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो शेषफल रिमाइंडर है वो 0 ही मिलेगा। तो इसलिए ये हमारे पास 6 का डिवीजर हो गया और यह नेचुरल नंबर है, इसलिए यह हमारे पास यहाँ से बिलोंग कर जाएगा, यह मैच कर जाएगा। अब हमें इसी का ही प्राइम नंबर केवल खोजना है, तो प्राइम नंबर 2 3 होगा, इसलिए यह हमारे पास यहाँ से मैच कर जाएगा। ओके, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा, ठीक है,
इस सेट का इस मैच ऑफ द फॉलोइंग का जो आंसर होगा वो पहला हमारे पास किससे मैच कर रहा है, सी से मैच कर रहा है। जो दूसरा हमारे पास है वो किससे मैच कर रहा है, वह ए से मैच कर रहा है। तीसरा जो है वह डी से मैच कर रहा है और फोर्थ जो हमारे पास है बी से मैच कर रहा है। कभी भी एग्जाम में ये एरो मार्किंग नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना, एरो मार्किंग नहीं करना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इस पर नंबर कट जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार ऐसा समझ में नहीं आता कि ये आप बी पर ले गए हैं या फिर सी पर ले गए हैं एरो को, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ जैसे कि हमारे पास फोर्थ जो है वह बी से मैच कर रहा है, मैंने ऐसे लाया और ये यहाँ पर ऐसे मैंने मार्क कर दिया। अब आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा मार्किंग हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये मार्किंग गलत होता है, ठीक है, एग्जाम में ऐसा नहीं करना, नंबर कट जाते हैं। ओके, तो आंसर आप लोगों को इसी फॉर्मेट में ही लिखना है। आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तभी आप लोग एक्सप्लेन करिएगा, अदरवाइज आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पर लिखा गया है कि एक्सप्लेन कीजिए तब एक्सप्लेन कर दीजिएगा, अदरवाइज ब्रीफली आप लोगों को चीज़ों को बस एक्सप्लेन करना रहेगा, ब्रीफली मतलब सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने अपने एक्सरसाइज 1.1 को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। अब हम जब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हमने बताया था कि आपको वहाँ पर हम टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ाएंगे कि नल सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट अभी स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करते हुए अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे उन बच्चों की भी हेल्प हो सके, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।